दोस्तों, किसी को भी खुद से ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो व्यक्ति जरूरत से भी ज्यादा और खुद से भी ज्यादा किसी व्यक्ति पर विश्वास करते हैं तो उसके साथ क्या होता है ये हमें तब तक नहीं पता चलते जब तक कुछ बड़ा दुर्घटना ना घट जाते हैं। हमें तब पता चलता है जब घटना घट जाते हैं। तब अफसोस करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तब तक जो होना था सो हो चुका है। इसलिए कहता है कि जरूरत से भी ज्यादा विश्वास करना खुद का ही नुकसान है। इसलिए किसी से भी विश्वास करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह से जान ले। चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे घर का हो या बाहर का या अपने खास दोस्त ही क्यों ना हो, उसको चाहे जितना भी जांच कर लीजिए, लेकिन जितना विश्वास करेंगे उतना ही उसे नजर पर रखें और कुछ भी गलत होने से उसका सही समय पर ही विचार करें, ताकि भविष्य में कोई आप पर नुकसान न कर पाए। चलिए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था और वह राजा अपने मंत्रियों पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करता था। इतना विश्वास करता था कि उसका खुद का जो रानी है उसका भी बात को विश्वास नहीं करते जितना उसके मंत्रियों पर विश्वास है। अगर उसके मंत्रियों के बारे में उसके बीवी भी कुछ भी कहते हैं तो उसके बीवी को ही शक करने लगता है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके ज्यादा करीब रहने के वजह से उसके मंत्रियों को देख नहीं पाते हैं, इसलिए कुछ भी बदनाम करने के लिए कह देते हैं। उस राजा के पास बहुत ही ज्यादा खजाना धन संपत्ति थे, बहुत ही ज्यादा सोने सिक्के मुद्रा यह सारी चीज थे। फिर भी उसका कोई टेंशन नहीं था, क्योंकि वह अपने मंत्रियों पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे। इसलिए उसको यह लगता था कि उसके यहां से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कुछ भी होगा तो उसके मंत्री देख लेगा। और यह सोचकर वह राजा एक दिन एक यात्रा पर जाता है। यात्रा थोड़ी लंबी थी और यात्रा खत्म करके जब राजा अपने महल में वापस पहुंचा तो उसने पाया कि उसका बहुत सारा खजाना खाली हो चुका है। राजा के लिए यह बड़ी अचंभे की बात थी, क्योंकि यात्रा शुरू करने से पहले उसका खजाना भरा हुआ था और यात्रा पर गए हुए उसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। तो इतने कम समय में इतनी सारी मुद्राएं खर्च होना अचंभे की बात ही थी। जब राजा ने इसका कारण अपने प्रधानमंत्री से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोसी राज्य की सेवा हमारे ऊपर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गई थी, तो सुरक्षा के लिहाज से हमें नए सैनिकों की भर्ती करनी पड़ी और उसी की वजह से खर्चे ज्यादा बढ़ गए थे। राजा अपने मंत्री पर बहुत विश्वास करता था, इसलिए उसने अपने मंत्री की बात पर पूरा विश्वास कर लिया और अपने प्रधानमंत्री की बताई बात पर कोई भी जांच नहीं करवाई है। अक्सर राजा की रानी राजा को सचेत भी करती रहती थी कि आपका प्रधानमंत्री सही आदमी नहीं है, वह आपको धोखा दे सकता है। लेकिन इस पर राजा अपनी रानी की कोई बात ना मानता, उल्टा उसे ही बुरा समझने लगा। उसने सोचता था कि प्रधानमंत्री मेरे इतने करीब है, इसी वजह से मेरी रानी को उससे जलन होती है। एक दिन संयोग ऐसा हुआ कि राजा अपने राज्य से बाहर भ्रमण के लिए निकले हुए थे। रात के अंधेरे में राजा ने देखा कि उसका प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य से चोरी छुपे प्रदेश अपना मुंह ढककर बाहर निकल रहा था। ये वही राज्य था जिसे प्रधानमंत्री ने राजा के सामने जिक्र किया था कि वह हम पर हमला करने वाले हैं। ऐसे चुपके चुपके उसे राज्य से बाहर निकलते हुए मंत्री को राजा ने देख लिया। जब राजा ने अपने प्रधानमंत्री को देखा तो उन्होंने सीधा अपने प्रधानमंत्री से पूछा कि मंत्री, तुम यहां पर क्या कर रहे हैं? हमारे दुश्मन राज्य से आप चोरी से बाहर क्यों निकल रहे हैं? इसका मतलब मैं क्या निकालो, क्या तुम मुझे धोखा देने वाले तो नहीं हो? क्या तुम गद्दार हो? प्रधानमंत्री अपने राजा को देखकर पूरी तरह से चौंक गया। फिर उसने स्थिति को संभालते हुए राजा से कहा कि महाराज, ये राज्य हम पर हमला करने वाला था और मेरा मंत्री होने के नाते यह फर्ज बनता है कि मैं जासूसी करके यह पता लगाऊं कि हम पर किस तरह और कब हमला करने वाले हैं। मैं तो अपना फर्ज निभा रहा था, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप मुझे गद्दार समझ रहे हैं। मैंने अपना पूरा जीवन इस राज्य पर न्यौछावर कर दिया, उसका बदला, उसका परिणाम मुझे गद्दार के रूप में मिला। मेरी पूरी जिंदगी बेकार चली गई। और यह कहकर वह मंत्री राजा के सामने फूट फूट कर रोने लगा। मंत्री को रोता देख राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने मंत्री से कहा कि माफ करना मंत्री, हमने तुम जैसे वफादार आदमी पर शक किया। हमें गर्व है कि हमारे राज्य में तुम्हारे जैसा मंत्री है
लेकिन जासूसी करने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसी सैनिक मौजूद हैं जो हमारे लिए जासूसी कर सकते हैं। तुम हमारे राज्य के लिए बहुत ज्यादा महत्व रखते हो, इसलिए आगे से तुम कभी भी जासूसी करने के लिए नहीं जाओगे। इसके लिए तुम नए सैनिक, नए लोगों को चुन सकते हो, लेकिन तुम्हें हमारे राज्य में रहकर हमारे राज्य को संभालना होगा। इस घटना के बाद राजा का विश्वास अपने मंत्री पर और भी ज्यादा बढ़ गया था। अब वह छोटी से छोटी बात में भी अपने मंत्री की राय लिया करता था। लेकिन कुछ समय बाद एक बहुत विचित्र घटना हुई है। उनके दुश्मन पड़ोसी राज्य ने अचानक उनके राज्य पर हमला कर दिया। इन लोगों को तैयारी करने का भी अवसर नहीं मिला और परिणाम यह हुआ कि यह राजा युद्ध हार गया और इस राजा को अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन मजे की बात यह थी कि वह प्रधानमंत्री कहीं भी नहीं भागा, वहीं पर रुका रहा। जब राजा ने उसे अपने साथ चलने के लिए कहा तो उसने राजा से कहा कि महाराज, आप चले जाइए, मैं आपकी रक्षा मरते दम तक करता रहूंगा, लेकिन मैं अपने राज्य को छोड़कर नहीं जा सकता। लेकिन आपका जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जिंदा रहेंगे तो आप अपने राज्य को वापस पाएंगे। और यह कहकर उस प्रधानमंत्री इस राज्य में रुक गया और उसका राजा वहां से अपने घोड़े पर सवार होकर दूर जंगल की ओर भाग गया। अब राजा अपना समय भिक्षुओं के साथ बिताने लगा था। एक दिन राजा को पता चला कि उस राज्य का राजा अब उसका प्रधानमंत्री बन चुका है। मतलब उसका प्रधानमंत्री अब उस राजा की जगह ले चुका था। उसने राज्य अपने अधीन कर लिया था। राजा को अब भी समझ में नहीं आया था कि उसके साथ चलकर के उसके राज्य को हड़प लिया गया है। उल्टा राजा तो उल्लास और उत्साह से भर गया। उसके प्रधानमंत्री ने उसका राज्य वापस हासिल कर लिया है। वह उत्साहित होकर वहां से उठकर अपने बुद्ध गुरु के पास खुशी खुशी उसे यह खबर बताने के लिए पहुंचा। उसने अपने गुरु को शुरू से लेकर आखिर तक अपने प्रधानमंत्री की पूरी बात बता दी। उसने बताया कि किस तरह उसका प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य में जासूसी करने के लिए जाता था ताकि उसका राज्य सुरक्षित रह सके, और किस तरह उसकी रानी उसके मंत्री के प्रति ईर्ष्या से भरी रहती थी क्योंकि उसके करीब रहता था। पूरी बात सुनने के बाद गुरु को समझते जरा सा भी वक्त नहीं लगा। गुरु तो आखिर गुरु होता है, उसे क्या बात छुपा सकती है। इसलिए उसने राजा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा कि है राजन, जो बाद में तुम्हें बताने वाला हूं उससे तुम्हें बहुत ज्यादा धक्का लगेगा, बहुत दुख होगा, क्योंकि यह बात ऐसी ही है। इसको सुनने के बाद तुम्हारा दुनिया पर से विश्वास उठ जाएगा। जिसे तुम अपना वफादार समझ रहे हो, उसी आदमी ने तुम्हें धोखा दिया है। शायद तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो, लेकिन तुम चाहो तो इसकी जांच तुम खुद से कर सकते हो। किसी को भेजकर यह पता लगा सकते हो कि वह प्रधानमंत्री पड़ोसी राज्य के राजा के साथ मिला हुआ था। अगर मेरी बात गलत निकलती है तो मुझे गुरु होने का कोई हक नहीं है, लेकिन अगर मेरी बात सही निकलती है तो मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगा। इसके बाद दुनिया में तुम्हें कोई भी धोखा नहीं दे सकेगा, कोई भी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर पाएगा। राजा ने तुरंत अपने विश्वास पात्र सैनिक को उस राज्य में भेजा और अपने प्रधानमंत्री के पास एक खबर पहुंचाई। वह सैनिक यह खबर लेकर आया था कि राजा अपने प्रधानमंत्री की सेवा से बहुत खुश है। प्रधानमंत्री ने यह राज्य वापस हासिल करके जो काम किया है उसका उन्हें उचित इनाम दिया जाएगा। राजा जल्द ही अपने राज्य में वापस लौटकर अपने राजपट को वापस से अपने अधीन लेना चाहते हैं। ये सुनते ही वह प्रधानमंत्री आग बबूला हो गया। वो खुद राजा की राजगद्दी पर बैठा हुआ था। उसने गुस्से में भरकर उस सैनिक को कहा कि तुम्हारी राजा को इस राज्य में घुसने की भी इजाजत नहीं है। अगर वह कहीं भी इस राज्य में दिखाई दिया तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। समझा देना अपने राजा को जाकर। जब यह खबर लेकर वह सैनिक वापस अपने राजा के पास पहुंचा। जब राजा ने यह बात सुनी तो उसे विश्वास हो गया कि जो बात गुरु उसे बता रहा था वह बात पूर्ण रूप से सत्य थी। इसीलिए वापस वह उन्हीं गुरु के पास पहुंचा और हाथ जोड़कर उनके सामने रोते हुए राजा ने कहा कि गुरुवार में पूरी जिंदगी अंधेरे में रहा, मैं किसी का विश्वास नहीं किया क्योंकि वह आदमी मेरे दिल में अपनी जगह बना चुका था। मुझे पता ही नहीं चला कि वह मुझे धोखा दे रहा है। लोगों ने मुझे सचेत करने की कोशिश भी की,
लेकिन मैं मूर्ख उन्हीं लोगों को अपना दुश्मन समझता रहा। काश मैं अपनी रानी की बात मान ली होती, काश मैं उसकी बातों की जांच करवा ली होती, तो आज मुझे यह दिन देखना नहीं पड़ता। लेकिन गुरुवर्ग, जो हुआ सो हुआ। लेकिन भविष्य में मुझे किन बातों का ख्याल रखना होगा जिससे मुझे कोई धोखा ना दे सके, मुझसे विश्वासघात न कर सके। गुरु ने राजा की पीठ थपथपाते हुए कहना शुरू किया कि हमें धोखा तभी मिलता है जब हम हद से ज्यादा विश्वास कर लेते हैं, और हद से ज्यादा विश्वास करने से हम अपने आंख और कान बंद कर लेते हैं। ना तो हम अपनी आंखों से सत्य को देखना चाहते हैं और ना ही हम अपने कानों से सत्य को सुनना चाहते हैं। हा, उम्मीद इंसान से करते हो और शिकायत भगवान से करते हो। गुरु ने आगे कहना शुरू किया कि हमारे साथ जो धोखा हुआ है उसको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन धोखा होने से पहले धोखेबाज लोगों से हम सतर्क और सावधान रह सकते हैं। विश्वासघाती व्यक्ति की कुछ निशानियां होती हैं, कुछ तरीके होते हैं जिनसे वह अपने शिकार को हंसते हैं। उन तरीकों को पहचान कर धोखे से बचा जा सकता है। धोखेबाज आदमी आपके दिल में किसी भी तरह अपनी जगह बनाना चाहता है, आप पर अपना विश्वास कायम करना चाहता है। इसके लिए वह नाना प्रकार के तरीके अपनाता है। सबसे पहले आपके करीब आने के लिए, आपसे नजदीकियां बनाने के लिए वह आपको यह दर्शाता है कि उसके भी दुश्मन वही हैं जो आपके हैं, या फिर उसका भी लक्ष्य वही है जो आपका है। कुल मिलाकर वह आपको यह दिखाना चाहता है कि उसके विचारधारा भी वही है जो आपकी है, ताकि आप दोनों के बीच नजदीकियां पनप सके। फिर धीरे धीरे अपने विश्वास के घेरे में आपको लेने के लिए वह कुछ ऐसी चाल चलता है कि आपको विश्वास हो जाता है कि यह मेरा सबसे विश्वास पात्र आदमी है। उदाहरण के लिए, वह आपके लिए कुछ ऐसा काम कर देगा जो अमूमन हमारे दोस्त भी हमारे लिए नहीं करते। आपको बड़ा विचित्र लगेगा कि जिस इंसान से मिले आपको थोड़ा सा समय हुआ है, वह आपके लिए ऐसा काम कैसे कर सकता है। आपके मन में सवाल उठेगा, लेकिन आप ये सोचेंगे कि यह इंसान बहुत अच्छा है, ये विश्वास के लायक है, ये मेरा मित्र हो सकता है। याद रखना, अगर कोई हद से ज्यादा अच्छाई दिखा रहा है तो इसमें भी कुछ रहस्य या कोई लालच छिपा हो सकता है। अगर आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, इतना अच्छा तो दुनिया में कोई भी नहीं देखा हमने आज तक, तो समझ लेना कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, और उसकी जांच अपने तरीके से जरूर करना। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका विश्वास उसे पर पड़ने लगता है, वैसे वैसे वह आपकी जिम्मेदारियां अपने कंधों पर लेना शुरू कर देता है। वह आपको यह दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं आपका कितना ख्याल रखता हूं, और फिर धीरे धीरे वक्त के साथ वह आपकी सलाह, आपकी राय, आपके काम करने के लिए भी नहीं लेगा। और अगर मान लो किसी दिन आपने उसकी कोई गलती पकड़ भी ली, कुछ मक्कार या धोखेबाजी पकड़ भी ली, तो भी वह लोग इसका विरोध नहीं करेंगे। वह अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे, वह आपके साथ बहस भी नहीं करेंगे। यह भी नहीं दर्शाने की कोशिश करेंगे कि यह गलती उनसे किस वजह से हो गई। उनकी बातें बड़ी मीठी होती हैं, वह आपके दिल में घर घर जाती है। वह आपके सामने आपकी बधाई करेंगे, आपकी कमजोरी बताने की बजाय आपके सामने आपकी बड़ाई करेंगे। और याद रखना, सच्चा दोस्त वही होता है जो आपके सामने आपकी कमजोरी गिनवाई, ना कि आपके सामने आपकी बधाई के पुल बांधते चल जाए। सच्चाई कड़वी जरूर होती है, लेकिन वही आप में सुधार कर सकती है। उनकी बातें इतनी मीठी होती हैं कि अगर वह आपको धोखा भी दे दे और आपको पता भी चल जाए, तो भी आप उनके साथ नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो समझ लीजिए आप विश्वासघाती आदमी के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुके हैं। आपको उसे बाहर निकलना होगा। उसने आपको धोखा दे दिया, इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए। अब किस बात का इंतजार कर रहे हो? आज ही उसका साथ छोड़ दो। उस पर विश्वास मत करो, वरना भविष्य में वह इससे भी बड़े धोखे देगा, क्योंकि उसको आपकी कमजोरी पता चल चुकी है। उसे पता चल चुका है कि आप उसका साथ नहीं छोड़ सकते, और अब पूरी तरह से आपको अपने अधीन कर लेगा। अपनी बातों को खत्म करते हुए गुरु ने आखिरी संदेश राजा को देते हुए कहा कि सचेत अवस्था में रहने के बाद आपको कोई धोखा नहीं दे पाएगा। हमारे संवेदनाएं हमें दूसरे से जोड़ देते हैं और हमारी आंखों पर पर्दा डाल देती है, लेकिन अगर हम अपने संवेदनाओं से दूर हटकर निष्पक्ष होकर किसी आदमी को देखेंगे तो हम सत्य को देख पाएंगे। इसलिए दोस्तों, किसी से भी इमोशनली अटैक होना अच्छी बात है, लेकिन उसे इमोशनल अटैचमेंट से फैसला लेना आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए अपने फैसले लो, लेकिन विदाउट इमोशनल अटैचमेंट के।
राजा ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा कि काश मेरे को यह सीख पहले मिल गई होती तो आज मेरे साथ विश्वासघात नहीं हुआ होता। लेकिन कुछ चीज समय से ही मिलती हैं, अगर यह बातें मुझे पहले पता चल जाती तो शायद मुझे उनकी कदर भी नहीं रहती। लेकिन आज इस सिख पूरी तरह मेरे मन में बैठ चुकी है और भविष्य में मैं इन सिखों को अपने मन में, अपने दिमाग में हमेशा बनाए रखूंगा ताकि कोई भी मुझे कभी धोखा ना दे पाए। और इसके बाद राजा वहां से वापस लौट जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी है हमारी आज की कहानी, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमो बुद्धाय।